सर्कस। आज की कहानी अमेरिका के सर्कस नाम के होटल के सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डैनियल को उसके पापा अपने साथ लास वेगास के फेमस सर्कस में लाए थे। ये दुनिया का इकलौता परमानेंट सर्कस माना जाता है, जो साथ ही में एक होटल भी है। डैनियल को तो सर्कस का इतना शौक नहीं था, पर उसके पापा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि जैसे बचपन में वो खुद सर्कस देखा करते थे, वैसे ही उनका बेटा भी सर्कस देख पाए। पर डैनियल सर्कस में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, और वो बस अपने पापा का मन रखने के लिए उनके साथ आ गया था। सर्कस के पास पहुंचते ही वहां की हवा में मानो एक अलग सी ही एक्साइटमेंट थी। डैनियल और उसके पापा शो के एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने सर्कस के होटल में रेस्ट करने के लिए एक रूम ले लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रूम नंबर 123 की चाबी थमाई और वो दोनों ऊपर चले गए। होटल के उस फ्लोर पर चढ़ते ही उन दोनों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। डैनियल के पापा रूम का दरवाजा खोलने लगे। तभी डैनियल को अपने कान में किसी बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज आई। डैनियल तुरंत मुड़कर इधर उधर देखने लगा, पर आसपास कोई नहीं था। डैनियल ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा और दरवाजा खुलने पर वो उनके साथ रूम के अंदर चला गया। लेकिन रूम खुलते ही डैनियल और उसके डैड दंग रह गए, क्योंकि उनके पूरे रूम का सभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रूम में कोई तूफान आया हो। वो दोनों सीधा रूम से बाहर निकले और फ्लोर पर काम कर रहे हाउसकीपर को आवाज लगाकर बुलाने लगे। हाउसकीपर के आते ही वो उसे रूम दिखाने ले गए, तो रूम का सभी सामान अपनी सही जगह पर रखा हुआ था। डैनियल और उसके डैड को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी आंखों से रूम की बिगड़ी हुई हालत देखी थी, पर अब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ था। डैनियल के पापा जैसे ही उस हाउसकीपर से थैंक यू कहने के लिए मुड़े, वो हाउसकीपर वहां था ही नहीं, बल्कि वो पूरे कॉरिडोर में कहीं नहीं दिख रहा था। डैनियल और उसके पापा को सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और रूम में आकर रेस्ट करने लगे। डैनियल के पापा की बेड पर जाते ही आंख लग गई, पर डैनियल बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, इसलिए वो अपने पापा के सोते ही छुपके से रूम से बाहर चला गया। होटल के कॉरिडोर में चलते हुए डैनियल ने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत एक रूम के अंदर एंटर कर रही है। डैनियल थोड़ा आगे चला, लेकिन डैनियल को वो औरत किसी और के रूम में घुसती हुई दिखाई दी। डैनियल को यह बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी वो कॉरिडोर में आगे चलता रहा। लेकिन जब उसे वो औरत तीसरी बार किसी और रूम में जाती दिखी, तो वो अचानक घबरा उठा। उसने सोचा कि उसे चुपचाप वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड में वही औरत खड़ी थी और वो डैनियल को ही घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। जब डैनियल ने ध्यान से उसे देखा, तो उसके हाथ नॉर्मल से बहुत ज्यादा लंबे थे, जिन्हें देखकर डैनियल सुन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हुकम के बारे में बताना चाहता हूं। एक राइटर अपने पेरेंट्स की एशेज लेकर आयरलैंड के होटल में जाता है, जहां उसके पेरेंट्स कभी अपने हनीमून पर आए थे, पर उस राइटर को यह नहीं पता होता कि वो होटल हॉन्टेड है, और वो फंस जाता है उस हॉन्टेड होटल के अंदर, जहां एक विच यानी एक चुड़ैल उसका इंतजार कर रही है। हुकम शायद इस साल की सबसे डरावनी मूवी होने वाली है, और सबसे क्रेजी बात यह है कि मैं दिव्य अपनी खूनी मंडे फैमिली के लिए हुकम का एक स्पेशल मूवी प्रीमियर कर रहा हूं नोएडा में। तो अगर मेरे साथ हुकम देखनी है तो पिन कमेंट में दिया हुआ फॉर्म फिल करो। लकी विनर्स को 14 मई को नोएडा में मूवी प्रीमियर का फ्री इनवाइट मिलेगा, और हम सब पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ इस मूवी हुकम का मजा उठाएंगे। और सिर्फ मूवी ही नहीं, उसके बाद हम बैठकर उसके हिडन मीनिंग्स, थ्योरीज और आपके रिएक्शंस पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं 14 मई को। लिंक इन द पिन कमेंट्स। पड़ गया था, तभी अचानक से डैनियल के कान में धीमे से किसी बच्चे के
रोने की आवाज गूंजी। दूसरी तरफ रूम में डैनियल के पापा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कोई सो रहा है। उन्हें लगा कि डैनियल भी थक कर उनके साथ ही सो गया होगा, लेकिन जैसे ही वो डिनर के लिए डैनियल को उठाने आगे बढ़े, उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल ही दहल गया। डैनियल के पापा ने उसके ऊपर से चद्दर उठाई तो उस चद्दर के नीचे डैनियल नहीं बल्कि एक बच्चे की लाश पड़ी थी। उस बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नसें बाहर आ रही थीं। उस बच्चे के सर पर गोली का निशान भी था। डैनियल के पापा उस बच्चे की बॉडी को देखते ही चीख पड़े कि तभी उस बच्चे की लाश की आंखें खुल गईं। वो देखकर डैनियल के पापा उस रूम से बाहर भागे और डैनियल को ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो जोर जोर से डैनियल को आवाज लगाकर पुकारने लगे, पर डैनियल का कोई अता पता ही नहीं था। तभी उस होटल के कॉरिडोर में डैनियल के पापा को वही लंबी हाथ वाली औरत दिखी जो पहले डैनियल को दिखी थी। वो डैनियल के पापा को बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। डैनियल के पापा तो उस औरत को देखकर ही कांप उठे थे। अचानक ही उस औरत के हाथ लंबे हो गए और उसने डैनियल के पापा की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। उस औरत ने डैनियल के पापा पर चीखते हुए पूछा, मेरे बच्चे को क्यों मारा? डैनियल के पापा उसे देखते देखते बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने ही रूम में थे और उठते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर डैनियल लेटा हुआ था। डैनियल के पापा तेजी से उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि डैनियल सांसें नहीं ले रहा है। डैनियल के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर सामने की तरफ पड़ी। वहां वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी थी जिसकी लाश डैनियल के पापा ने अपने बिस्तर में देखी थी। अगली सुबह हाउसकीपर के बार बार नॉक करने पर भी किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो होटल के स्टाफ ने उस रूम का दरवाजा तोड़ दिया और रूम के अंदर से डैनियल और उसके पापा को बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें फौरन हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां वो दोनों होश में आए और उन्होंने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। तब उन्हें पता चला कि सर्कस होटल हॉन्टेड है और कुछ सालों पहले रूम नंबर 123 में सर्कस में काम करने वाले एक माँ और बेटा रहते थे, जिनकी एक दिन सर्कस के बाद कुछ गुंडों से बहस हो गई और उन गुंडों ने गुस्से में आकर उन माँ बेटे को गोलियों से मार डाला। वो औरत उस दिन अपना सर्कस का लंबे हाथों वाला कॉस्ट्यूम भी नहीं उतार पाई थी और तब से वो वैसे ही उस होटल में भटकती है और सर्कस होटल को हॉन्टेड माना जाता है। वो औरत और उसका बच्चा हर किसी को अपनी मौत का दोषी मानते हैं और हो ना हो डैनियल और उसके पापा का सामना भी उन्हीं से हुआ था। ये कहानी हमारे एक व्यूअर आयशी ने हमें भेजी है और ये उनके मामा के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ साल पहले मुझे बंगाल के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा, जहां काम खत्म होते होते मुझे काफी लेट हो गया था। इसीलिए मैं उस फैक्ट्री के पास वाले होटल में जाके ठहर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि सारे रूम्स फुल हो चुके हैं। काफी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। इतनी देर रात मैं कहां जाता। मैंने उस रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट करी और मेरी लाख मिन्नतों के बाद उसने मुझे 6th फ्लोर पर एक रूम दे दिया। पर रूम में जाते जाते उसने मुझसे एक बात बोली जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो बोला कि आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल मत खोलिएगा। मैंने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और उसे पानी की बोतल भिजवाने के लिए बोलकर मैं अपने रूम चला गया। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो ही रहा था कि मेरे रूम पर ठक ठक हुई। मुझे लगा कि फाइनली पानी की बोतल आ गई है। मैंने उठ के देखा तो कमरे में एकदम अंधेरा था और शायद होटल की लाइट भी चली गई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तब मैं नींद में ही था, तो मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया।
दरवाजे पर एक आदमी था जिसका पूरा मुंह एक सफेद शॉल से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। जैसे ही मैं पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा, वो आदमी थोड़ा पीछे हो गया और होटल की बालकनी की तरफ चलने लगा। मैं उस पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अरे पानी की बोतल तो दे के जाओ। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा। फिर जैसे ही मैंने उससे पानी छीनने की कोशिश करी, वो आदमी मेरे ऊपर जोर से चिल्लाया और उसकी शॉल उसके मुंह से हट गई। मैंने जो देखा वो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उस आदमी की आंखें नहीं थी, सर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा चेहरा जला पड़ा था। मैं एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया और तुरंत अपने कमरे की ओर वापस भागा। मैंने देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहा है और तब मुझे उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। तभी मेरे रूम में वापस ठक ठक हुई और मैंने इस बार दरवाजा नहीं खोला और रिसेप्शन पर कॉल लगाया। रिंग बजती रही लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मैं सारी रात दरवाजे पर ठक ठक की आवाज से बहुत ज्यादा डर गया था और सुबह सूरज निकलते ही मैंने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे खूब डांटा। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले रात के 12 बजे के बाद उस होटल के 6th फ्लोर पर एक आदमी ने खुद को जलाकर सुसाइड की थी। उसके बाद से उस आदमी की आत्मा उसी फ्लोर पर भटकती है और उस रूम में रुकने वाले लोगों में से कुछ लोग 6th फ्लोर की बालकनी से गिरकर मर भी चुके हैं और इसीलिए वो 6th फ्लोर का कोई भी रूम किसी को अलॉट नहीं करते। ये सुनकर मैंने खुद को खुशनसीब माना कि मैं जिंदा हूँ और सुबह सुबह ही उस होटल से निकलकर वापस अपने घर आ गया। मुझे आज तक रात में 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का डरावना चेहरा मुझे ढंग से सोने नहीं देता। रॉन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड था। अच्छी सैलरी होने के साथ साथ उसकी जॉब में काफी ट्रैवल भी करना पड़ता था। अपने खुद के घर से ज्यादा तो वो होटल्स में रहता था। ऐसी ही एक रात वो अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग से अपने होम टाउन वापस लौट रहा था। मौसम काफी खराब था और रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। रॉन के ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मानो इम्पॉसिबल सा हो गया था। इतनी तेज बारिश में ड्राइवर को कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। कुछ समझ न आने पर रॉन ने ड्राइवर को बोलकर गाड़ी एक होटल के सामने रुकवा दी। वो होटल बहुत पुराना सा लग रहा था, पर उस हाईवे पर वो एक लौता होटल था। रॉन ने ज्यादा ओवरथिंक नहीं किया और होटल के अंदर चला गया। वो सोच रहा था कि वो आज की रात उस होटल में रुक जाएगा और सुबह जब बारिश रुकेगी तो वो अपने घर वापस लौट जाएगा। होटल में एंटर करते ही रॉन को रिसेप्शन पर एक लड़की दिखी। वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, जैसे कई रातों से सोई नहीं हो। पर रॉन ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत थका हुआ था और बस रूम में जाकर सोना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से जाकर रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की से होटल रूम की रिक्वेस्ट की। उस लड़की ने रॉन का आइडेंटिटी प्रूफ लेकर उसे रूम नंबर 303 की चाबी पकड़ा दी। वो होटल में लगी लिफ्ट की ओर गया और बटन दबाकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगा। लिफ्ट के आते ही रॉन ने उसमें घुसकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, वो रुक कर दोबारा खुले, जैसे मानो किसी ने बाहर से अपना हाथ लिफ्ट रोकने के लिए अटकाया हो। रॉन को यह चीज बहुत अजीब लगी, पर लिफ्ट की खस्ता हालत देखकर उसने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा और डोर क्लोज के बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी रॉन की नजर लिफ्ट के फ्लोर बटन्स पर पड़ी। उसकी नजरों के सामने ही 3rd फ्लोर वाले बटन पर जल रही लाइट एकदम से बंद हो गई।
और 5th फ्लोर के बटन की लाइट अपने आप जल गई। ये देखकर रॉन थोड़ा सहम गया और उसने तेजी से 3rd फ्लोर के बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया, पर लिफ्ट का कोई भी बटन अब काम नहीं कर रहा था। रॉन को बहुत अजीब लग रहा था और बटन्स को प्रेस करने की कश्मकश में रॉन को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा उसकी गर्दन के पास सांसें ले रहा है। रॉन तुरंत पीछे पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रॉन को अब घबराहट होने लगी थी। लिफ्ट 4th फ्लोर तक पहुंच गई थी। रॉन का दिल मानो उसके शरीर से बाहर धड़क रहा था कि उसी समय लिफ्ट के अंदर जल रही एक छोटी लाइट भी बंद हो गई। लिफ्ट वहीं रुक गई और रॉन लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। हेल्प, हेल्प मी, कोई है? समबडी प्लीज हेल्प। वो जोर जोर से चिल्ला ही रहा था कि अचानक अंधेरे में रॉन के मुंह पर एक हाथ आ गया, जिससे उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और उसके दाहिने कान में जोर से एक आवाज आई। अब रॉन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो होश खोने लगा था। पर कुछ ही सेकंड्स में लाइट वापस आ गई। अब भी लिफ्ट में अपने अलावा रॉन को कोई और नहीं दिख रहा था, पर उसे यकीन था कि उस लिफ्ट में उसके साथ कोई तो जरूर है। इतने लिफ्ट 5th फ्लोर पर जाकर रुकी और उसके दरवाजे खुले। लिफ्ट के खुलते ही रॉन सीढ़ियों की तरफ भागा। रॉन अब इतना घबरा चुका था कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सीढ़ियों पर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। सीढ़ियों से नीचे भागते भागते उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। जैसे तैसे करके रॉन रिसेप्शन तक पहुंचा और हाफते हुए रिसेप्शन वाली लड़की से कहने लगा, लिफ्ट, लिफ्ट, 5th फ्लोर, वो आदमी, वो। रिसेप्शनिस्ट ने रॉन को पानी दिया और फिर रॉन ने रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने रॉन को कुछ ऐसा कहा जिससे रॉन के होश उड़ गए। उसने कहा, सर 5th फ्लोर? हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। ये सुनकर रॉन कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न पड़ गया। अपने साथ हुई घटना को वो बयां ही नहीं कर पा रहा था। रॉन घबराहट में उस होटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसका ड्राइवर वहीं गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोला और ड्राइवर ने भी उसकी हालत देखकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उस होटल से निकलने लगा। होटल से निकलते हुए रॉन ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे होटल की एंट्री पर खड़ी वो रिसेप्शनिस्ट दिखी और उसी के पीछे खड़ा एक बड़ा सा काला साया था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से रॉन को लिफ्ट में जाने से डर लगने लगा। वो फिर कभी अकेले लिफ्ट में नहीं जाता, ना ही वो अब कभी देर रात में ट्रैवल करता है। उसे कभी कभी सपने आते हैं कि वो एक लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट उसे एक ऐसी जगह ले जा रही है जो असलियत में है ही नहीं और जहां वो हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। ये कहानी जुलाई 2015 की है, जिस साल आशीष ग्रेजुएट हुआ था और उसे यूएसए में एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। फेयरवेल के लिए आशीष के 4 दोस्तों ने उसे मसूरी ले जाने का फैसला किया। आशीष के यूएस जाने से 2 हफ्ते पहले वो 3 दिन की ट्रिप के लिए मसूरी निकल गए। पहले के 2 दिन उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने जगह जगह घूम के
मसूरी की खूबसूरत वादियों का खूब लुत्फ उठाया। पर ट्रिप के आखिरी दिन आशीष ने जिद पकड़ ली कि वो मसूरी का फेमस होटल होटल हैवॉक देखना चाहता है। उस होटल के बारे में कुछ ऐसे किस्से पूरे मसूरी में फैले हुए थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि वहां एक ब्रिटिश डचेस यानी एक अंग्रेज विडो की आत्मा घूमती है जो कि हर किसी की जान लेना चाहती है। पर आशीष ने इस सारी कहानियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों से वहां जाने की जिद करने लगा। अब उसका फेयरवेल था और उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 2 बजे वो और उसके दोस्त होटल हैवॉक पहुंच गए। उस होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से बहुत मना किया, लेकिन आशीष नहीं माना, तो उसने और उसके दोस्तों ने गार्ड को कुछ पैसे दिए और गेट खुलवा लिया। जैसे ही वो पांचों अंदर घुसे, आशीष का तो दम ही घुटने लगा। उसे लगा कि जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। अंदर एक अजीब सी बू थी और उनके फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उस होटल को एक्सप्लोर करने लगे। कुछ आगे जाते ही आशीष को ऐसा लगा कि जैसे उनका कोई दोस्त मिसिंग है। उन्होंने अपने आसपास नजर घुमाकर देखी तो सच में उनकी दोस्त नेहा वहां से गायब हो चुकी थी। आशीष ने जब अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि नेहा कहां गई, तो किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पहले तो आशीष को लगा कि शायद उसके दोस्त उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब नेहा काफी देर तक वापस नहीं आई तो वो सब दोस्त काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। आशीष के एक दोस्त रवि ने उसे गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना यहां ना आने के लिए, लेकिन तू इतना जिद्दी है कि तूने हमारी बात नहीं मानी। पता नहीं यार नेहा कहां चली गई। आशीष का दोस्त उसे ये सब बोल ही रहा था कि अचानक उस होटल के एक कमरे से एक जोरों की चीख सुनाई दी। वो चारों उस कमरे की तरफ भागे। उस कमरे में उन्होंने जो देखा वो देखते ही उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। नेहा उस कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आशीष को ही घूरे जा रही हो। ये देखते ही आशीष डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर होटल का गार्ड भागता हुआ अंदर आया। उन चारों ने उस गार्ड की मदद से नेहा की बॉडी उतारी। आशीष के एक दोस्त ने नेहा की नब्ज चेक की और ना में सर हिलाया। नेहा दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उन चारों ने नेहा की बॉडी उठाई और उस कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा जाम पड़ गया। आशीष पास में खड़े गार्ड की तरफ मुड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां का गार्ड उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता बताएगा, लेकिन उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गार्ड की आंखें लाल पड़ गई थीं और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। कुछ ही पलों में उस गार्ड का सर धड़ से अलग हो गया और उसका सर कटा शरीर उन चारों की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसी तरह वो जाम दरवाजा खुला और वो चारों उस रूम से भाग निकले। होटल के कॉरिडोर में भागते भागते अचानक उन्हें अपने सामने नेहा खड़ी हुई दिखी। वो नेहा को देखते ही चौंक उठे, क्योंकि नेहा की बॉडी को तो उन्होंने अपने हाथों में उठाया हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ नेहा के जैसी हूबहू दिखने वाली एक लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, तो कॉरिडोर के दूसरी तरफ उस सर कटे गार्ड का शरीर उन्हीं की ओर आ रहा था। आशीष ने दिमाग लगाया और अपनी जेब में पड़े लाइटर को उस लड़की पर फेंका, जो कि नेहा की तरह दिख रही थी। देखते ही देखते वो लाइटर उस लड़की के आर पार हो गया और तभी उस लड़की का रूप भी अचानक बदल गया। अब उनके सामने नेहा नहीं, बल्कि उसी अंग्रेज विडो की आत्मा थी, जिसके किस्से उन्होंने पहले से सुने हुए थे। उसका भयानक रूप देखकर उन चारों की हालत खराब हो गई। वो चारों कुछ सोच पाते
उससे पहले ही वो औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने धीरे धीरे अपने लंबे हाथ उनकी ओर फैलाना शुरू कर दिया। तभी उनके एक दोस्त को दिखा कि एक कमरा खुला हुआ है। वो चारों जल्दी से उस कमरे की तरफ भागे। आशीष और उसके दो दोस्त तो उस कमरे के अंदर चले गए, लेकिन नेहा और रवि उस औरत की चपेट में आ गए। आशीष और उसके दोनों दोस्तों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अब बस वो किसी तरह अपनी जान बचा लें, उनके दिमाग में यही चल रहा था। तभी आशीष को उस रूम में एक खिड़की दिखी जो हल्की सी टूटी हुई थी। उन तीनों ने मिलकर वो खिड़की तोड़ी और बाहर जंगल की तरफ भागे। किसी तरह उन्हें अपनी गाड़ी मिली और वो जल्दी से उसे स्टार्ट करके उस होटल हैवॉक से सीधा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस वालों ने पहले तो देर रात में वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन उन तीनों की हालत देखकर वो मान गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां उन्हें नेहा और रवि की बॉडी मिली। ताज्जुब से रवि और नेहा दोनों की ही सांसें चल रही थीं। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने उस होटल में अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई औरत नहीं मिली और ना ही उस गार्ड के शरीर का कोई नामो निशान था। पर आशीष, जो कि पुलिस के साथ ही डरा हुआ एक कोने में खड़ा था, उसे होटल के एक रूम की खिड़की से वो विधवा चुड़ैल और वो सरकटा गार्ड दोनों ही दिख रहे थे। वो चुड़ैल भी आशीष को ही घूरे जा रही थी, पर आशीष ने किसी से कुछ नहीं बोला और वो लोग वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। आज की तारीख में आशीष और उसके चारों दोस्त सही सलामत हैं। आशीष अब यूएसए में काम करता है। उस इंसिडेंट के बाद से वो वापस कभी इंडिया नहीं आया, लेकिन आशीष और उसके चारों दोस्त जब भी उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। होटल सोलफुल, हॉन्टेड होटल इन राजस्थान। 3 दोस्त पीयूष, विकास और अमित राजस्थान के एक छोटे से गांव छीत्री आए थे। वो लोग अपने बिजनेस के लिए उस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही काफी सस्ते थे। उस गांव में अमित ने होटल सोलफुल में रुकने का बंदोबस्त किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था। कोई आलिशान पत्थर नहीं थे उसमें, बस ईंट से बनी सफेद रंग की एक मंजिला इमारत और नीचे खाने का एक वेज रेस्टोरेंट, जिसमें भी टेबल और दरवाजों पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा हफ्तों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। पीयूष और विकास दोनों ही अमित को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी अमित की थी और वो होटल एकदम थर्ड क्लास लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा उन तीनों के पास हंसते हुए आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल सोलफुल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हां कहा और चाचा जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने उस वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, छोटे कद का, घनी मूंछों वाला। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए, अपना सारा सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। पीयूष को अचानक प्यास लगने लगी और रूम में पानी नहीं था। पीयूष पानी लेने के लिए जैसे ही रूम के बाहर निकला, उसे पायल की एक झंकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। पीयूष घबरा गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उस होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के कॉरिडोर के एंड से पायल की आवाज के साथ साथ एक जवान लड़की की हंसने की आवाज भी आने लगी। पीयूष उस आवाज के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा
और पीयूष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। पीयूष ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस अपने रूम में चला गया। देर रात विकास रूम के बाहर होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का लंबा रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। विकास चौंक गया। वो नीचे दौड़ लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और मुंह पर ढेर सारी झुर्रियां थीं। विकास उस आदमी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक से उसने विकास को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही विकास की ओर बढ़ा, विकास डरकर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर जब उसने अपने रूम की खिड़की से उस हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक बंद पड़ गई। साइट जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी, तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट के कहने पर शहर से एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने थोड़ी देर तक गाड़ी को देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना होगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही टो करने वाली गाड़ी में चले गए और साइट पर उतर गए। साइट देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहां नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खिलाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया, तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि होटल सोलफुल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा भूत वहां रहते हैं और इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता। पीयूष और विकास के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर अमित भूत प्रेत और सुपर नेचुरल चीजों में नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। अमित भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटोज देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उसकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद जो उस होटल में बसे भूत थे। अमित के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने पीयूष और विकास को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का नामो निशान ही नहीं था। वहां उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उन बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठी हुई थीं। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 18 सालों से भूतों का साया था। जब से यह होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने देते। किसी के एक्सीडेंट्स करवा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि वहां देखो, वो सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहां होटल बनाने से मना किया था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई और आखिर में उस वॉचमैन ने उन तीनों को बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली थी। वो गाड़ी अपने साथ कई साए ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसलिए वो तीनों अब तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े वॉचमैन ने उनसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाने को कहा।
ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अभी की अभी होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो लोग आगे जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनके पास आया और हाफते हुए उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें होटल में वापस अंदर आने के लिए कहने लगा और तब अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि शायद यहां सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर तक पहुंच गए तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा। हवा में कई सारे भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और रोड पर खड़े वो वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। चीतरी गांव के बारे में बात करने से आज भी वो तीनों बेहद घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में उस जगह का डर बैठ गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।